नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ साइंस में। अपन क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका आज की अपना लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे विलेयता के बारे में। विलेयता क्या चीज होती है, अगर टाइम रहेगा तो अपन हेनरी के नियम के बारे में आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन 3 क्लास पढ़ चुके हैं, जिन 3 क्लासों में अपन ने विलयन किसे कहते हैं, विलायक क्या होता है, इसके साथ ही द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकारों के बारे में, और साथ ही साथ अपन ने विलयन के प्रकार भी पढ़ लिए हैं और सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयों को भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग बताओगे विलेयता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता होती क्या है। तो बिना देरी किए हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्त मित्रों के साथ अपने इस चैनल को भी शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो। चलिए, तो बिना देरी किए हुए अपन चीजों को पढ़ना समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्या है, लेक्चर नंबर कौन सा है अपना, तो आप लोग याद रखना है लेक्चर नंबर अपना 4 है आज। ठीक है, तो सबसे पहले विलेयता समझते हैं अपन। क्या समझते हैं, विलेयता। तो विलेयता को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी एक बात आप लोगों को समझनी है। जैसे मैंने क्या किया है, 2 कंटेनर लिए हैं, 2 पात्र लिए हैं। क्या लिए मैंने, यहाँ पर 2 बर्तन ले लिए हैं और इन दोनों बर्तनों के अंदर मैंने 2 अलग अलग चीजों को भर रखा है। पहले वाले बर्तन के अंदर मैंने किसको भर रखा है, आप लोग बताओगे, जल को भर रखा है, और दूसरे वाले विलयन में मैंने किसको भर रखा है, दूध को भर रखा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों में ही शर्करा को ऐड करना चाहता हूं। दोनों के अंदर शर्करा यानी कि जो चीनी होती है उसको मैं इन दोनों के अंदर क्या करना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं, इन दोनों के अंदर, जल के अंदर और किसके अंदर, दूध के अंदर। तो क्या आप लोग बता पाओगे या आप चीजों को समझ भी सकते हो? क्या समझ सकते हो भाई, आप एक चीज देखोगे, मैं इन दोनों में लगातार शर्करा घोले जा रहा हूं। लगातार किसको घोलते जा रहा हूं, शर्करा को घोले जा रहा हूं। मैंने एक ऐसे गिलास लिया है या कोई भी बर्तन लिया जिसके अंदर पानी भरा है और एक के अंदर क्या भरा है, दूध भरा है। तो उनके अंदर मैं लगातार चीनी को डिजोल्व करता जा रहा हूं, लगातार चीनी को घोलता जा रहा हूं। तो लास्ट में जब यह अति संतृप्त विलयन बदलेगा तो मैं क्या देखूंगा कि जल के अंदर शर्करा की अधिक मात्रा घुली है। जल के अंदर शर्करा की कैसी मात्रा घुली है, अधिक मात्रा घुलेगी। और जो दूध होता है उसके अंदर जल की तुलना में दूध के अंदर क्या होगी, शर्करा कम मात्रा में घुलती है। शर्करा कितनी मात्रा में घुलती है, तो आप लोग बताओगे कम मात्रा में घुलती है। क्या कहा मैंने, आप जल और दूध, पानी और दूध लीजिए, दोनों के अंदर आप चीनी को डिजोल्व करना प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, तब आप देखेंगे कि जल में दूध की तुलना में अधिक शक्कर घुलेगी और दूध में जल की तुलना में कम शक्कर घुलेगी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? तो यह क्या होता है, इससे अपन को समझ में क्या आता है, यहां पर जो जल होता है वो जल क्या होगा, विलायक होगा। जल आपका क्या होगा, विलायक होगा, और शर्करा जो होगी विलेय होगी। क्या समझे आप लोग, यहां पर आप लोग क्या समझे, यानी कि जो जल होगा वह किसका काम करेगा, तो यह विलायक का काम करेगा, और जो शर्करा होगी वह यहां पर काम करेगी, किसका काम करेगी, तो विलेय का काम करेगी। सेम यहां पर दूध किसका काम करेगा, तो आप लोग बताओगे यहां पर विलायक का काम करेगा, और यहां पर जो शर्करा है वह किसका काम करेगी, तो यह शर्करा विलेय का काम करेगी। लेकिन आपको ऐसा भी तो हो सकता है, आपने दूध की मात्रा यदि ज्यादा ले ली, दूध की मात्रा क्या ले ली, बहुत अधिक ले ली। जब दूध की मात्रा आप बहुत अधिक ले लोगे तो क्या होगा, शर्करा इसके जल के बराबर ही घुल जाएगी। लेकिन आपको इन दोनों की मात्रा कैसी रखनी है, इन दोनों जो विलायक होंगे, इन दोनों विलायकों की मात्रा आपको रखनी है, निश्चित मात्रा रखनी है। निश्चित मात्रा का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि आपने 1 लीटर यदि जल को लिया है तो वहीं पर आपको 1 लीटर क्या लेना पड़ेगा, आपको 1 लीटर ही दूध लेना पड़ेगा। यानी कि विलायक की मात्रा को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इस विलायक में ये जो विलायक है, विलायक की किसी एक निश्चित मात्रा में इस विलेय की जितनी मात्रा घोली जाएगी, इसकी जितनी मात्रा क्या होगी, जितनी मात्रा को घोला जा सकता है, विलेय की जितनी मात्रा को इस विलायक में घोला जा सकता है या विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जा सकता है, वह इस विलायक की विलेयता कहलाती है। इसी तरह यहां पर समझोगे कि जो विलेय होता है, विलेय की जितनी मात्रा इस विलायक के अंदर घुलेगी वह इसके अंदर, इसकी क्या होगी, विलेयता होगी। कहने का मतलब आप जितनी शर्करा इस जल के अंदर घुलोगे वह इस जल की विलेयता होगी,
और आप जितनी शर्करा इस दूध के अंदर घुल पाओगे वह इस दूध की क्या होगी, विलेयता होगी। तो विलेयता का मतलब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। विलेयता क्या होती है, तो विलेयता क्या होती है, इसके लिए अपन को परिभाषा में क्या याद रखना है, परिभाषा में क्या याद रखेंगे, तो विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा यानी मैक्सिमम कितनी मात्रा है, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत तापमान पर घोली जा सके। यानी कि विलेय की मैक्सिमम आप चाहे कितनी भी मात्रा रखिए, आप देख रहे हो कि उस विलायक में कितनी मात्रा घोली जा सकती है, लेकिन बशर्ते आपको याद क्या रखना है कि उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान नियत रहना चाहिए, यानी स्थिर रहना चाहिए, तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया आपको कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में, जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत तापमान पर घोली जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं, विलेयता कहलाती है। अब दूसरी बात, विलेयता निर्भर किस पर करती है, तो विलेयता दो चीजों पर निर्भर करती है। जैसे आप चीनी को किस में घोल रहे हो, तो चीनी को आप कहीं दूध में घोल रहे हो या चीनी को जल में घोल रहे हो, तो चीनी की जो विलेयता होगी, चीनी की जो क्या होगी, विलेयता होगी, वो दोनों कंडीशन में अलग अलग होगी। आप हो सकता है नमक, इसी तरह आप नमक को भी घोल सकते हो। आप पता नहीं नमक को किस में घोल रहे हो, नमक को दूध में घोल रहे हो या नमक को पानी में घोल रहे हो, तब उन दोनों कंडीशनों में नमक की सांद्रता अलग अलग होगी। तो यानी कि जो विलेयता होती है वह विलेय और विलायक के दोनों पर निर्भर करेगी, और साथ ही साथ विलेयता को कैसे बढ़ा सकते हो आप उस विलेय का तापमान बढ़ा दो, विलेयता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ेगी। आप उस पर प्रेशर लगा दो यानी कि दाब लगा दो, तब भी क्या हो जाएगी, विलेयता आपकी बदल जाएगी यानी परिवर्तित हो जाएगी। तो विलेयता जो होती है वह विलेय तथा विलायक के साथ साथ ही किस पर निर्भर करती है, तापमान और दाब पर भी निर्भर करती है। तो क्या याद रखोगे, विलेयता जो होती है विलेय तथा विलायक की प्रकृति के साथ साथ तापमान पर भी निर्भर करती है। यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विलेयता के बारे में। तो विलेयता जो है कितने प्रकार की हो सकती है, आप विलेयता के तौर पर कौन सी चीजों को कौन सी चीजों में बोल सकते हो। तो देखिए अपन खासकर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कौन सी किसकी विलेयता की, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता। किसकी विलेयता, जो ठोस पदार्थ होंगे क्या वह द्रव में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, तो उसकी विलेयता के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 2 पे अपन क्या देखेंगे, द्रवों की द्रवों में विलेयता, यानी कि जो द्रव होते हैं, यानी कि जो लिक्विड प्रकृति के, जो लिक्विड नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मैटर यानी पदार्थ होते हैं, वह क्या द्रव में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी कि क्या गैसों को द्रवों के अंदर घोला जा सकता है या नहीं घोला जा सकता है। क्या याद रखेंगे कि गैसों को द्रवों के अंदर घोला जा सकता है या नहीं घोला जा सकता है। तो विलेयता में कितने टॉपिक पढ़ेंगे अपन, 3। सबसे पहले बात करेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों की द्रवों में विलेयता, और गैसों की किसमें विलेयता, द्रवों की विलेयता। अब अपन द्रवों में ही विलेयता क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन को इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में अपन को द्रवी विलयनों के बारे में पढ़ना है, तो अपन द्रवी विलायक लेंगे या द्रवी विलयनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए आप लोग, सबसे पहले तो एक बात तो आप सभी लोगों को पता होगा, यानी कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। विलेय और विलायक मिलकर यहां पर कोई विलयन बनेगा, और विलेय और विलायक मिलकर के यहां पर कोई विलयन बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। तो एक बार अपन पढ़ रहे हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता, पहली बार क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो यहां पर अपन जो विलेय लेंगे वह किस नेचर का होगा, तो आप लोग बताओगे ठोस प्रकृति का होगा। साथ ही विलायक लेंगे, विलायक कैसा होगा, द्रव होगा। कैसा होगा, द्रव, तभी तो ठोसों की द्रवों में विलेयता ज्ञात की जाएगी। तो यहां पर जो विलायक होगा वह कैसा नेचर का होगा, द्रव नेचर का होगा। कोई दिक्कत है। सेम इसी तरह यहां पर देख रहे हैं अपन द्रवों की द्रवों में विलेयता, किसकी देख रहे हैं, द्रवों की द्रवों में विलेयता। तो यहां पर जो विलेय होगा वह क्या होगा, तो वह एक द्रव पदार्थ होगा, और जो विलायक होगा वह विलायक भी क्या होगा, द्रव पदार्थ होगा। अगले नंबर 3 पर देखेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। तो विलेय क्या होगा, आप लोग बताओगे, तो विलेय यहां पर जो है गैस होगा, और विलायक आपका यहां पर क्या होगा, द्रव होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं किसको, ठोसों की द्रवों में विलेयता। चलिए क्या आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, क्या सभी ठोस, या पहले आप एक बताइए, एक बात बताओ, कौन कौन से ठोसों को जल में घोला जा सकता है,
कौन कौन से ठोसों को जल में घोला जा सकता है? तो आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से नमक घुल जाता है, नमक ठोस होता है, बिल्कुल सर। अगला आप बताओगे कि चीनी जो होती है, चीनी यानी कि जो शर्करा होती है वह भी ठोस होती है, यह भी किसके अंदर घुल जाती है? द्रवों के अंदर घुल जाती है। अच्छी बात है भाई। तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स मेरे को बताओगे कि जो कुछ ठोस जो होते हैं वो किसके अंदर घुल जाते हैं? द्रवों के अंदर घुल जाते हैं। जिनमें अपन बात करें जैसे, तो कौन से ठोस जल के अंदर घुलेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर आप लोग NaCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए? NaCl ले लो। और सर क्या ले लो आप? तो आप KBr ले लो, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो। इसके अलावा और क्या घुल सकता है? तो आप सर K2SO4 ले लो, यानी कि पोटेशियम सल्फेट ले लो। और सर तो आप लोग बताइए, और आप क्या ले लीजिए? MgSO4 ले लो सर। तो ये सभी चीजें हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, और पोटेशियम सल्फेट हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो यह जो यौगिक होते हैं यह ठोस नेचर के होते हैं, ठोस प्रकृति के होते हैं, जो किसके अंदर घुल सकते हैं? द्रवों के अंदर घुल सकते हैं। अब द्रव यानी कि विलायक के तौर पर आप किसको ले सकते हो भाई? तो ये तो आपके ठोस हो गए। अब विलायक में आप किस किसको ले सकते हो? तो विलायक में आप लोग क्या याद रखोगे? जैसे विलायक के तौर पर आप किसको ले सकते हो? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। दूसरी बात, आप इसमें और क्या ले सकते हो? तो आप इसमें ले सकते हो एसीटोन। क्या ले लीजिए? एसीटोन भी कैसा पदार्थ होता है? एसीटोन भी द्रवित पदार्थ होता है, यानी विलायक के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। अगला आप ले सकते हो CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म आप ले सकते हो। दूसरा आप क्या ले सकते हो? आप कोई एक ईथर ले लो। क्या ले लो? आप विलायक के तौर पर किसका उपयोग कर सकते हो? ईथर का उपयोग कर सकते हो। और आप किसका उपयोग कर सकते हो? तो और आप C6H6, यानी कि आप बेंजीन का भी उपयोग काय के तौर पर कर सकते हो। बेंजीन का भी उपयोग आप विलायक के तौर पर कर सकते हो। और भी आप ले सकते हो भाई, जैसे मान लीजिए CCl4 है। CCl4 यानी कि जो आपका क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे अपन कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को विलायक के तौर पर भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन अपन क्या करेंगे? इन सभी ठोसों को क्या इन सभी द्रवों के अंदर घोला जा सकता है या नहीं घोला जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को एक बात याद रखनी है कि अपन विलायक के तौर पर आप विभिन्न पदार्थों का उपयोग अपन कर सकते हैं। विलायक के रूप में अपन विभिन्न पदार्थों का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः इस चैप्टर में अपन बात करेंगे जल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जल के बारे में। जल एक सर्वोत्तम विलायक होता है। जल के अंदर मैक्सिमम पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। इसीलिए जल को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी सर्वोत्तम विलायक के नाम से भी जाना जाता है। यह जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है? जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो इसीलिए जल क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो यानी कि अपन विलायक के तौर पर आम रूप से अपन किसका उपयोग करेंगे? तो आप लोग बताओगे जल का उपयोग करेंगे। यानी इन सभी विलायकों को अपन थोड़ा एक साइड रखेंगे, अपन केवल बात करेंगे जल में। तो जल के अंदर अपन को इन सभी पदार्थों को क्या करना है? घोलना है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि ये सभी पदार्थ जल के अंदर क्या हो जाएंगे? घुल जाते हैं। ये सभी जो ठोस मैंने लिखे हैं, ये सभी ठोस के इसके अंदर घुल जाएंगे। तो आप लोग बताओगे जल के अंदर बिल्कुल सर डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। अब बात करते हैं, क्या सभी ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? क्या आपने कहा कि ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? ये जो आपके सामने कुछ ठोस लिखे हैं, इन सभी ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है। सभी ठोसों को इनको जल के अंदर घोला जा सकता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप बताइए सर, क्या सभी ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं सर, सभी ठोसों को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है। तो भाई कुछ स्पेशल होंगे, कुछ ठोस कैसे होंगे? कुछ स्पेशल ठोस होंगे, केवल उन्हीं को जल के अंदर क्या किया जाएगा? घोला जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा एक चीज दिख रही होगी इसमें, जैसे NaCl है। तो NaCl की जब मैं बात करता हूं तो इसमें Na टूट जाएगा धनायनों में और क्लोरीन टूट जाएगा ऋणायनों में। आप कहोगे बिल्कुल सर। इसी तरह KBr में K टूट जाएगा धनायनों में और Br टूट जाएगा ऋणायनों में।
आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है। इसी तरह पोटेशियम टूटेगा धनायनों में, SO4 टूटेगा 2 माइनस में, आप कहोगे सर बिल्कुल बात ठीक है। इसी तरह Mg टूटेगा 2 प्लस में और SO4 टूटेगा 2 माइनस में। यानी आपने इन सभी ठोसों को थोड़ा ध्यान से देखा तो आपको एक बात पता चली, क्या पता चली कि सर ये तो सभी के सभी आयनिक यौगिक हैं। सभी के सभी कैसे यौगिक हैं? आयनिक यौगिक हैं। तो आप लोग पहली बात क्या याद रखोगे, कौन से ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो पहली बात क्या याद रखोगे कि केवल उन्हीं ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है जो क्या होते हैं, केवल उन्हीं ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है जो क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। जो कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, कौन से ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आप लोग बताओगे केवल आयनिक यौगिक को किसके अंदर घोला जाएगा? तो केवल आयनिक यौगिक को जो है जल के अंदर घोला जा सकता है। चलिए, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो यहां पर, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं केवल किसको, केवल आयनिक ठोसों को, केवल आयनिक ठोसों को जो है जल के अंदर डिजोल्व किया जाता है। लेकिन अब थोड़ा आप देखिए, आपसे मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं, यहीं पर एक एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे आयनिक ठोसों को तो घोल रहे हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ अपन एक एलिमेंट देख लेते हैं BaSO4। अब इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें, बेरियम सल्फेट, इस पर चार्ज होता है 2 प्लस और इस पर चार्ज होगा 2 माइनस। तो आप बोलोगे सर बेरियम सल्फेट एक ठोस होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सर सही बात है आपकी। अब मैं आपसे कहूंगा कि यह ठोस होता है, और दूसरी बात आपको देखने पर यह आयनिक भी लग रहा है, क्योंकि Ba टूट जाएगा धनायनों में, SO4 टूट जाएगा ऋणायनों में। तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर आपकी सही बात है। लेकिन क्या BaSO4 को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि BaSO4 सेम इसी की तरह क्या रखता है, गुण रखता है, तो इसको भी जल के अंदर घोला जा सकता है। लेकिन इसको याद रखना, यह एक एक्सेप्शन है, यह एक अपवाद है। BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया कि आयनिक ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है, और अभी आप मना कर रहे हो कि BaSO4 आयनिक है, फिर भी आप इसको नहीं घोल पाओगे। तो इसके लिए थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, जैसे आयनिक ठोसों को घोलने के साथ साथ केवल उन्हीं आयनिक ठोसों को भी घोला जा सकता है जिनकी जो जालक ऊर्जा होती है, यानी कि इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है, इनकी जो जालक ऊर्जा होती है वह क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, अभी 1 मिनट वेट करो। चलिए, तो कोई बात नहीं, जो बड़ी वाली लाइट है थोड़ा गड़बड़ कर रही है, तो अभी आपको कम लाइट में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग क्या बताओगे, क्या सभी ठोसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं सर, सभी ठोसों को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है। केवल उन्हीं ठोसों को जल के अंदर घोला जाएगा जो आयनिक ठोस होंगे, और साथ ही साथ जिनकी जालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन जो BaSO4 होता है, क्या होता है, जो क्या होता है BaSO4 यानी जो क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है, इसकी जो जालक ऊर्जा होती है, इसकी जो क्या होती है, इसकी जो जालक ऊर्जा होती है वो बहुत क्या होती है, इसकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जालक ऊर्जा क्या है, ये जालक ऊर्जा क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको ऐसे समझिए थोड़ा, जैसे मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर क्या भर रखा है, मैंने जल भर दिया है। क्या भर दिया है? जल। और इस जल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने इसके अंदर नमक डाला, NaCl डाला, तो आप सभी लोगों को पता है जैसे मैं इस NaCl को किसके अंदर डालूंगा, NaCl को इस जल के अंदर डालूंगा, तो यहां पर जो Na है वह टूट जाएगा धनायनों में, प्लस जो क्लोरीन है वह टूट जाएगा ऋणायनों में। तो इससे एक बात बताइए, जब आपने इस NaCl को इस जल के अंदर डाला तो ये Na जो है NaCl 2 भागों में टूट जाएगा। कौन कौन से भागों में? तो Na टूट गया धनायनों में
और क्लोरीन टूट गया किसमें, ऋण आयनों में। लेकिन एक बात बताइए, जब NaCl आपस में जुड़े हुए हैं, NaCl आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो जब तक यह आपस में जुड़े हैं तब तक क्या इनके मध्य कोई ना कोई आकर्षण होगा, कोई ना कोई क्या होगा, आकर्षण। और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण होता है, Na धनायनों और क्लोरीन ऋणायनों के मध्य जब यह आपस में जुड़ते हैं तब ये क्या बनता है, NaCl बनता है। और इन दोनों के मध्य क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है आकर्षण होता है। और इस आकर्षण को क्या करने के लिए, जब आपको तोड़ना है, इस आकर्षण को क्या करना है, तोड़ना है, तो इस आकर्षण को तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी, कुछ ना कुछ क्या लगेगी, ऊर्जा। और वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, वही ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। वही ऊर्जा NaCl की क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि किसी भी चीज के दो आयनिक यौगिक हैं, उनके आकर्षण को तोड़ने के लिए आपको क्या लगेगी, ऊर्जा, और वह ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। तो आशा है आपको अजालक ऊर्जा का मतलब भी समझ में आ गया होगा। लैटिस एनर्जी जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो यहां तक समझ में आ गया। आप लोग क्या बताओगे, ठोसों की विलेयता, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठोसों की विलेयता के बारे में आप लोग क्या समझे कि ठोसों को द्रव जल के अंदर घोला जा सकता है, लेकिन सभी ठोसों को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है। केवल जो आयनिक ठोस होंगे उनको जल के अंदर घोला जाएगा, और साथ ही साथ जिनकी जालक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, तो उनको भी किसके अंदर घोला जाएगा, जिनकी जालक ऊर्जा कम होगी उनको जल के अंदर घोला जाएगा। अब बात करेंगे अपन किसकी, द्रवों की गैसों में विलेयता, द्रवों की किसमें विलेयता, सॉरी द्रवों की द्रवों में विलेयता। तो द्रव के तौर पर बताइए, यहां पर अपन विलेय लेंगे और एक विलायक लेंगे। विलेय क्या होगा, द्रव पदार्थ होगा, विलायक भी क्या होगा, द्रव होगा। लेकिन विलायक के तौर पर मैंने अभी आपको बताया, सर्वोत्तम विलायक किसको मानते हैं, जल को। तो यहां पर अपन विलायक के रूप में किसका उपयोग करेंगे, जल का। लेकिन विलेय जो होंगे वो विलेय क्या होंगे, द्रव होंगे। अब अपन कौन कौन से द्रव यानी कौन कौन से लिक्विड जो है जल के अंदर घुल पाएंगे, तो आप देखेंगे तो जो Na क्या होता है, आप क्या देखोगे, जैसे NH3 है यानी कि अमोनिया है, NH3 अमोनिया किसके अंदर घुल जाएगा, जल के अंदर घुलेगा। और इसके अलावा आप लोग बताओगे HCl है सर, H2SO4 है, और आपका CH3OH है यानी कि मेथिल एल्कोहल है। तो ये सभी के ऐसी प्रकृति के पदार्थ हैं। तो आप लोग बताओगे यह सभी के सभी द्रव प्रकृति के पदार्थ हैं, यानी कि लिक्विड नेचर के हैं। ठीक है, तो इन सभी को किसके अंदर घोला जा सकता है, जल के अंदर घोला जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन वहीं मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सभी द्रवों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आप लोग बताओगे कि सर तेल भी द्रव होता है, जैसे बेंजीन भी द्रव होता है। क्या बेंजीन यानी कि बेंजीन एक प्रकार का तेल ही होता है। बेंजीन के बारे में आप लोग क्या समझे, जो बेंजीन होता है, यहाँ पर आप लोग बेंजीन देख रहे हो, कहाँ है, ये रहा। ये जो बेंजीन है यह भी एक प्रकार का ऑयल यानी कि तेल ही होता है। तो क्या इन सभी द्रवों को जल के साथ साथ क्या अन्य द्रवों में घोला जा सकता है, या फिर क्या सभी द्रवों को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं सर, सभी द्रवों को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है। तो इसके लिए जिस प्रकार सभी ठोसों को जल के अंदर नहीं घोला जा सकता है, उसी प्रकार सभी द्रवों को जल के अंदर भी नहीं घोला जा सकता है। जैसे ठोस, कौन से ठोसों को जल के अंदर घोल पाएंगे, उसी तरह इसके लिए भी कोई प्रॉपर्टीज होगी जिन द्रवों को अपन किसके अंदर घोल पाएंगे, द्रव के अंदर। यहां पर किसको घोल पा रहे थे, ठोसों को द्रवों के अंदर। तो आप लोग बताओगे जी हाँ सर। आप क्या देखोगे कि जो जैसे मान लीजिए इस पर समझे अपन, यहां पर जो CH3 है, क्या है, CH3, यह किससे जुड़ेगा? तो आप लोग बताओगे यह जुड़ेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किसको जोड़ के रखेगा अपने से, हाइड्रोजन से। और आगे ये जो ऑक्सीजन है यहां पर एक बंध बनाएगा किसके साथ, जल के अणुओं के साथ। जल का फॉर्मूला H बॉन्ड O, यानी यहां पर एक क्या बनेगा, बंध बनेगा, और यहां पर एक बंध बनेगा, यानी कि यहां पर आप क्या देख रहे हो, मेथिल एल्कोहल, और यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, जल देख रहे हो। तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बताइए, हाइड्रोजन बंध। यानी कि मेथिल एल्कोहल जो है वो जल के अणुओं के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो केवल एक बात याद रखना है आपको, केवल उन्हीं द्रवों को जल के अंदर घोला जा सकता है, केवल
उन्हीं द्रवों को जल के अंदर घोला जा सकता है जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो केवल उन्हीं द्रवों को जल के अंदर घोला जा सकता है जो जल के अणुओं के साथ क्या बनाएंगे? तो आप लोग बताओगे हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जैसे अमोनिया हो, चाहे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे मेथिल एल्कोहल हो। तो इन सभी द्रवों को कब घुल पाओगे? जब ये सभी द्रव जल के साथ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इनको जल के अंदर डिजोल्व कर पाओगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर यह जल के अंदर इनको नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग सोच रहे होंगे काफी टाइम से, एक नोट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नोट। यानी कि आप एक चीज सोच रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे सर ने चीनी के बारे में कुछ नहीं बताया। जो यानी कि जो शर्करा होती है, शर्करा जो होती है, क्या शर्करा को जल के अंदर घोला जा सकता है? शर्करा को जल के अंदर घोला जा सकता है? तो आप लोग कहोगे जी हाँ सर, शर्करा को भी जल के अंदर घोला जा सकता है। शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद रखोगे C12H22O11। यह क्या है? आपकी शर्करा है। क्या है? शर्करा। ये जो शर्करा होती है वह भी जल के अंदर घुल जाती है। लेकिन शर्करा कैसी होती है? आप लोग बताओगे। शर्करा का जो नेचर होता है, शर्करा की जो प्रकृति होती है, वो कैसी प्रकृति की होती है शर्करा? आप लोग बताओगे ठोस प्रकृति की होती है। तो क्या शर्करा आयनिक है? क्या शर्करा आयनिक है? तो बताइए, क्या शर्करा आयनिक है? तो आप लोग बताओगे जी नहीं सर, शर्करा आयनिक नहीं है। शर्करा क्या नहीं है? आयनिक नहीं है। क्या शर्करा की जालक ऊर्जा कम है? तो आप लोग बताओगे शर्करा की जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी भी कम नहीं है। तो शर्करा है ठोस, ना तो यह क्या है? आयनिक ठोस है, और ना ही इसकी जालक ऊर्जा कम है। तो फिर यह शर्करा इस जल के अंदर घुल क्यों रही है? इसका कारण क्या है? क्यों घुल पा रही है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो शर्करा जो होती है वह ठोस है, तो केवल वही ठोस जल में घुलेंगे जो कैसे होंगे? आयनिक ठोस होंगे, साथ ही साथ जिनकी जालक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। लेकिन शर्करा के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी शर्करा किसके अंदर घुल जाती है? जल के अंदर घुल जाती है। तो आप लोग इसको याद रखना, यह एक प्रकार का एक्सेप्शन है, यानी कि एक प्रकार का अपवाद है। अपवाद कुछ नहीं है। आप लोग एक बात याद रखना इससे संबंधित, क्या याद रखोगे? शर्करा जल के अंदर घुल जाती है। क्यों? क्योंकि यह ठोस है इसलिए नहीं घुलती है। शर्करा ठोस है इसलिए जल में नहीं घुलती है, बल्कि यह इसलिए घुलती है क्योंकि जो शर्करा होती है वह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। शर्करा के जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो अणु जो होते हैं वह जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो आपको द्रवों की द्रवों में विविधता समझ में आ गई। ठोसों की द्रवों में हो गई, द्रवों की द्रवों में हो गई। इसके बाद अपन बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। किसकी बात करेंगे? गैसों की द्रवों में क्या? विलेयता। यानी कि कुछ गैसें किसके अंदर घुलेंगे? अपन द्रव के अंदर। तो अब आप लोग आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कौन सी गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है? आप लोग बताइए। तो आप लोगों का संभवतः आंसर क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन गैस, वही सर जल के अंदर घोल देते हैं। अपन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के अंदर घोल देते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्या पाओगे कि गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है। गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि हाँ सर, बिल्कुल सही बात है आपकी कि सभी गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है। मतलब सभी गैसें जल में क्या होती हैं? विलय होती हैं। द्रव क्या लेंगे अपन? विलायक के तौर पर किसका उपयोग करेंगे? जल का। किसका उपयोग करेंगे? जल का। गैस के बारे में क्या याद रखोगे? बताइए, गैस के बारे में क्या याद रखोगे? तो सभी गैसें जल में क्या होती हैं? विलेय होती हैं। यानी कि ऑल गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। सभी गैसें जल में घुलनशील होती हैं, जल में विलय होती हैं। आप चाहो तो किसी भी गैस को जल के अंदर घोल सकते हो। तो ये तो आपको, इसमें तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी गैस को जल के अंदर घोला जा सकता है, तो आप सीधा सा एक जवाब दीजिए, जी सर आपने पूछा है, हम आंसर देते हैं, सभी गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है। लेकिन गैसें जो हैं जल के अंदर घुलती कैसे हैं? जैसे अपन ने देखा ठोस द्रव के अंदर कैसे घुलते हैं, जब
आयनिक होंगे, चालक ऊर्जा कम होगी। द्रव जो होते हैं वो जल के अंदर कैसे घुलेंगे, जब वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बंध। सेम इसी तरह कोई भी गैस जल में कैसे घुलती है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। तो इसको समझने के लिए आप पहले कुछ जल के अणुओं की क्या समझिए, संरचना समझिए। जैसे मैं कुछ जल के अणु बना रहा हूं, जैसे आप कहीं पर भी क्या देखते हो, कहीं पर भी जब आप जल के अणुओं को देखते हो या जल से भरे हुए किसी बर्तन को देखते हो, तो उसके अंदर जो जल होता है, जल के जो अणु होते हैं वह कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं। वह कुछ इसी प्रकार से क्या होते हैं, आप लोग बताओगे, कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अभी आप देखेंगे, अपन समझेंगे कि जल के अंदर की गैसों को किस प्रकार से घोला जा सकता है, जल के अंदर गैसें किस प्रकार से घुल जाती हैं या क्यों घुल जाती हैं। ठीक है, देखिए मैंने कुछ जल के क्या बनाए हैं, अणु बनाए हैं। यह भी आगे किसी हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, यह भी आगे किसी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा। यहाँ पर यह आपस में जुड़ जाएंगे, यह आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ बॉन्ड बनेंगे जिनको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, कौन सा अणु किससे जुड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तब क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जब हाइड्रोजन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, जल के अणुओं की संरचना होती है। इस प्रकार से क्या होती है, जल के अणुओं की परस्पर संरचना होती है। आप कहीं भी पानी भरा देखते हो, जब आप उसके अणुओं को कुछ व्यवस्थित देखते हो, तब जल के अणु कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब आप इसमें क्या देखते हो कि सर अपन को थोड़ा इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा देखें अपन यहाँ पर, तो इन जल के अणुओं के मध्य कुछ खाली स्थान बच रहा है। इन जल के अणुओं के मध्य क्या बच रहा है, कुछ खाली स्थान बच रहा है। और इन खाली स्थानों को अपन एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, अंतरकाशी स्थान या फिर अंतरकाशी रिक्तियां, जिन्हें अपन कहते हैं अंतरकाशी रिक्तियां, या फिर क्या बोलते हैं, अंतरकाशी स्थान कहते हैं। और जब आप किसी भी गैस को जल के अंदर भेजते हो, जब आप किसी भी गैस को जल के अंदर क्या करते हो, भेजते हो, तो जैसे मान लीजिए कोई भी गैस हो सकती है। जैसे मान लीजिए CO2 गैस है, या SO2 गैस है, या NO2 गैस है, या फिर आपकी SO3 गैस है। इसके अलावा और कौन कौन सी गैस हो सकती हैं, तो आप लोग बताओगे। जैसे हीलियम है, क्लोरीन है, हीलियम है और क्या है, क्लोरीन है, और आपकी जो है नियोन है और आर्गन है। तो ये क्या है, गैस हैं। ये विभिन्न प्रकार की क्या है, गैस हैं। इन गैसों को जब आप जल के अंदर भेजते हो, इन गैसों को जब आप जल के अंदर क्या करते हो, भेजते हो, तो इन गैसों के जो अणु परमाणु होते हैं वह इन्हीं अंतरकाशी रिक्तियों के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपने CO2 गैस को भेजा, तो यहाँ पर आकर के कौन बैठ जाएगा, इन अंतरकाशी रिक्तियों में आकर के CO2 के अणु आकर के इसमें बैठ जाएंगे। किसके अणु बैठ जाएंगे, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ गैसों के अणुभार जैसे अधिक होते हैं। जैसे CO2 है, SO2 है, ये सभी गैस जो आपको इस साइड वाली जो दिख रही हैं, इनका जो अणुभार क्या है, वो अधिक है। इनका जो अणुभार है, इन गैसों का जो अणुभार है, वह अणुभार क्या है, इन गैसों का अणुभार अधिक है और इन गैसों का अणुभार क्या है, कम है। तो जिन गैसों का अणुभार जो है अधिक होता है, जिन गैसों का अणुभार क्या होगा, अधिक होगा, अणु का भार इनके का क्या होगा, अधिक होगा, तो उन गैसों को आपको इसमें जब बिठालना है, तो यह गैसें बाहर निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाब नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जिन गैसों का अणुभार कम है, तो उनके परमाणु भी छोटे छोटे होंगे। अगर यह अंतरकाशी रिक्ति का साइज बड़ा है और गैस का परमाणु छोटा है, तो यह गैस का परमाणु बड़ा कहां निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या याद रखोगे कि जब यह गैस का परमाणु जिनका अणुभार कम है बाहर निकलने की जब कोशिश करेगा, तब आप इसको बाहर निकलने से रोकने के लिए आप इस पर क्या लगाओगे, दाब लगाओगे, यानी कि प्रेशर लगाओगे। इस पर क्या लगाओगे, दाब यानी कि प्रेशर लगाओगे। तो किसी भी गैस, अब देखिए दाब तो आपको हर एक गैस को घोलने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गैस अपनी इच्छा से जल के अंदर नहीं घुल सकती है। लेकिन कुछ गैसें जल के अंदर ऑलरेडी घुली रहती है। जैसे जल के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी हमेशा ही घुली रहती है,
लेकिन आपको यदि जल के अंदर किसी गैस को घोलना है, आपको यदि किसी गैस को जल के अंदर घोलना है तो कौन सी गैस को, कौन सी गैस को, तो आप लोग बताओगे सभी गैसों को। किसी भी गैस को यदि आपको जल के अंदर घोलना है तो आप लोग क्या बताओगे, उस गैस को जल में घोलने के लिए, गैस को जल में क्या करने के लिए, उस गैस को जल में घोलने के लिए आपको दाब लगाना पड़ेगा। गैस को जल में घोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको जो है दाब लगाना पड़ेगा। दाब लगाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि सभी गैसों को जल के अंदर घोला जा सकता है, बशर्ते आपको गैसों को द्रव में घोलने के लिए या जल में घोलने के लिए आपको दाब यानी कि प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, जल कैसे घुलेंगे, तो गैस का जो परमाणु होता है या जो अणु होता है वह जल के परमाणु के अणुओं के उपस्थित, जल के अणुओं में उपस्थित अंतरकाशीय रिक्तियों में जाकर के फंस जाता है। इसको बार बार बाहर ना निकले, इसके लिए इसके ऊपर आप लोग क्या लगाते हो, दाब लगाते हो। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात और याद रखना, जिन गैसों का अणुभार क्या होता है, अधिक होता है, जिन गैसों का अणुभार क्या होगा, अधिक होगा, तो उन गैसों को घुलने के लिए आपको दाब कैसा लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। दाब तो जिनका अणुभार अधिक है उनको घुलने के लिए आपको क्या लगाना है, दाब। उनको घुलने के लिए भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसा लगाना पड़ेगा, कम। जिन गैसों का अणुभार अधिक है उनको घोलने के लिए दाब लगाना पड़ेगा कम, और जिन गैसों का अणुभार कम है, अणुभार कम होगा तो परमाणु एटम यानी कि जिसका जो अणु होगा उसका साइज भी कम होगा, साइज कम होगा तो इन अंतरकाशीय रिक्तियों से बराबर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकने के लिए आपको दाब अधिक लगाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में आपको विलेयता का कॉन्सेप्ट आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तीनों प्रकार की विलेयता अपन ने समझी। नोट्स के लिए आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर मैंने प्रत्येक वीडियो का लिंक शेयर करता हूं मैं आपके लिए, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। देखिए, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, आपको तैयारी करने से पहले आपको अपने हथियारों के ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी, यानी कि नोट्स वगैरह फेयर नोट्स आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, वरना आप एग्जाम टाइम में मुसीबत में पड़ जाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बात आएगी जहां रिवीजन की और आपके पास कोई फेयर या नोट्स नहीं होगा, कोई सोर्स नहीं होगा, तो आप बहुत पीछे पिछड़ जाओगे। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप लोग कमेंट करिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है। आपको जो भी समझ में नहीं आए उसको मेरे को बताइए, मैं आपको तुरंत ही उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।